वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, जो कि है केमिस्ट्री का चैप्टर 12th का फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के बेसिक बीच में डिफरेंस हमने पढ़ा था, है ना, कि कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, है ना, अमॉर्फस सॉलिड्स। और हमने सॉलिड के बेसिक और क्लीवेज, ये क्लीन देते हैं ये नहीं देते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होता है किसका लो होता है, ये सब हमने बेसिक डिफरेंसेस पढ़े थे दोनों के बीच में, है ना। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि भाई सॉलिड क्यों होते हैं। ठीक है, 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड होता है भाई, लिक्विड होता है आपका, लिक्विड होता है, और क्या होता है, गैस होता है, राइट। तो इसके बीच में हमने क्या बेसिक डिफरेंस देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके बीच में इसमें बिल्कुल कंजस्टेड होता है। ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है इनके बीच में, हमेशा कंस्ट्रेंड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, न्यूक्लियर स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए इधर उधर नहीं भागते, ऑल दो वो लोग अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं, है ना, ये सब देखा था। लिक्विड में क्या होता है, यही थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, थोड़े से डिस्टेंस में होते हैं, तो वो हमें इससे थोड़ा लूज होता है, थोड़े ज़्यादा मोबाइल होते हैं, इसलिए हमें लिक्विड मोबाइल होता है कंपैरेटिवली। सॉलिड के कंपैरिजन में तो लिक्विड मोबाइल होता है ना थोड़ा सा। और गैस के तो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, है ना, तो वो तो इधर उधर भागते रहते हैं, रैंडम मोशन होता है उनका, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर क्या वो करते रहते हैं। ठीक है, अब हमने जो कि ये बेसिक चीज़ पढ़ ली है, बेसिक हमारे माइंड में एक फाउंडेशन बन गया है सॉलिड के लिए। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये क्यों टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अमॉर्फस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड्स इतने रैंडम होते हैं, हमने पढ़ा था कि वो रैंडम नेचर के होते हैं। ठीक है, तो अमॉर्फस सॉलिड्स इतने रैंडम नेचर के होते हैं कि वो उन्हें एक चीज़ में डिफाइन करना, किसी कैटेगरी में बताना कि भाई ये इसमें है ये इसमें, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बढ़िया तरीके से डिफाइन करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं अपने स्टडी के लिए, ईजी हो जाता है वो चीज़। तो इसीलिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आप देखिए टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मैंने यहाँ बता रखा है कि मेनली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक एक करके देखते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ हमें देखनी है। फर्स्ट है आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, नाम से ही पता चल रहा है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पहले क्या था, सॉलिड। देखो सॉलिड, ठीक है, वो उसके 2 पार्ट्स हुए, क्रिस्टलाइन और क्या हुआ, अमॉर्फस हुआ। ठीक है, अब इसको क्यों नहीं पढ़ना भाई, क्योंकि ये रैंडम है। क्या है ये, रैंडम है, डिफाइन नहीं कर सकते। अब ये क्रिस्टलाइन आ गए, इसमें 4 टाइप के आ गए। ठीक है भाई, 4 टाइप के आ गए। कौन कौन से आ गए, मेटेलिक मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक, ठीक है, मेटालिक और कोवेलेंट। ठीक है, 4 टाइप के आ गए मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूलर का भी हम लोग कितने 3 टाइप्स के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पूरा चार्ट तुम लोग नोट कर लो अगर तुम्हें चाहिए तो। ठीक है, मॉलिक्यूलर में 3 टाइप के, क्या फर्स्ट के, नॉन बोलर सॉलिड्स, नॉन बोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसके बाद क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो सॉलिड्स हैं। ठीक है, पता चल रहा है, चार्ट पता चल रहा है कहाँ से चल रहे हैं हम लोग और क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसमें कि कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ देख, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये 2 लिख दिया किसी ने, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नॉन पोलर सॉलिड। इसमें क्या होता है, ये किसका साइन होता है, पढ़ लिया होगा अभी तक तो मेरे ख्याल से फिजिक्स में, ये होता है डायपोल मोमेंट का। ठीक है, डायपोल मोमेंट। और क्या, केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, उसमें क्या कहते हैं, 4th चैप्टर, ठीक है, उसमें डायपोल मोमेंट पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है 0 इसमें। ठीक है, नॉन पोलर, ये अलग से मैंने मार्क कर दिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायपोल मोमेंट तुम्हारा 0 होता है। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसमें, H2 और CCl4 ले लेंगे, अभी मैं बताऊंगी कि 0 कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स।
ये पोलर मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या लिखा है मैंने, डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो, डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो, ठीक है। इसमें क्या दे दिया हमने, एग्जाम्पल दे दिया HCl। अब तुम कहोगे HCl तो गैस होता है ना, HCl गैस होता है, अरे कंडेंस कर लो यार, ठीक है, कंडेंस कर लोगे तो फिर उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, कंडेंस नहीं हो सकता क्या। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसमें क्या हमारा मेनली H2O दिख रहा है तुम्हें, NH3 दिख रहे हैं, तो ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, ये देख लो तुम लोग। उसके बाद देखते हैं, ये तो मैंने समझाया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता। तो पहला तो मैंने बता दिया कि डाइपोल मूवमेंट इसमें जीरो होता है और इसमें जीरो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद H2, ठीक है, H2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ठीक है। और इसके बीच में देखो, जैसे इसके बीच में CCl4 है, इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, CCl4 है, ठीक है, इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट फाइनल क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। और इसमें वीकर फोर्सेस होती हैं, ये जो लंदन फोर्सेस कहते हैं जिन्हें हम, ठीक है, लंदन फोर्सेस, ठीक है। जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला हमारा 11th क्लास का चैप्टर था, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े थे हमने कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं। ये कौन सा हो गया हमारा, लंदन फोर्सेस हो गया, जो कि H2 CCl4 ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कर रहा है। अरे नहीं यार, ये मैंने गलत कर दिया है ना, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लिखने में गलती होगी। ये डाइपोल मूवमेंट इसमें क्या हो गया, जीरो हो गया, डाइपोल मूवमेंट जीरो, ठीक है। इसमें तुम्हें दिख रहा है कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में क्या है, डाइपोल फोर्सेस है, ये कंपैरेटिवली इसकी स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है, ये मोस्ट वीकेस्ट फोर्स होती है जो हमने पढ़ा था, और उसके बाद ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स, फिर से ये गलत हो गया, नॉन पोलर और ये पोलर होगा, ठीक है। ये क्या है, सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, ये भी सॉफ्ट होता है, ठीक है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और पोलर मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वीकर फोर्सेस होते हैं लंदन फोर्सेस, और ये इसके कंपैरिजन में दीज आर आल्सो वीक, मैंने लिखा है दीज आर आल्सो वीक बट स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्सेस, ठीक है। लंदन फोर्सेस के कंपैरिजन में डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं, ये आपको पता होगा। उसके बाद लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा अट्रैक्शन ही नहीं है, वीकर फोर्सेस है, पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो उसकी वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट। जो चीज़ ज़्यादा टाइटली बाउंड होगी, जो ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होगी, स्ट्रांगली बाउंड होगी, उसे ही तो आप हटाने में, उसे दूर हटाने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए उन पार्टिकल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और क्योंकि ये दूर दूर पार्टिकल्स हैं तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा दोनों का ही, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने तीसरा वाला पढ़ा था, उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि टेक्स प्लेस बिटवीन, ठीक है, हाइड्रोजन और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे नॉफ, ठीक है, फॉन होता है, फॉन होता है, इसी ऑर्डर में होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में होते हैं। हाइड्रोजन जब इनके साथ बॉन्ड बनाता है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर पोलर और नॉन पोलर की जो फोर्सेज हैं उनसे कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट इनका भी होता है, बट उनसे कंपैरेटिवली हायर साइड पे होते हैं, ये मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है, ये हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, मतलब उससे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उसके बीच में, जो कि हमने पहले दो मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ फोर्सेज। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में देखें, मेल्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में देखें तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑर्डर देखते हैं तीनों फोर्सेस का। लंदन फोर्सेस पहले आएंगे जो नॉन पोलर है, उसके बाद डाइपोल फोर्सेस, फिर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड्स देखते हैं। फर्स्ट था हमारा मॉलिक्यूलर, सेकंड है आयोनिक, ठीक है। इसमें आयोनिक है तो आयंस होंगे इसके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आयंस क्या होते हैं हमारे, कैटायन होता है, ठीक है, एनायन होता है, कैटायन होता है और एनायन होता है, पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसके बीच में क्योंकि अब आयंस है, ठीक है, आयोनिक है,
तो इसके बीच में आयंस के बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं, मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा, अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी देख के याद आ जाएगा, फिर कहोगे हाँ यस यस यही तो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, यही तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बीच में हुआ, आयंस हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कैटायंस हुए, एनायंस हुए, ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ये सब तुम्हें कॉम्पोजिशन भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीज़ याद रखो। इसके एग्जाम्पल देखें तो KNO3, NaCl, ZNO, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तुम्हारे आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब ये स्टार मार्क क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम याद रख लो। आयनिक सॉलिड्स में 2 और पार्टीशन हमने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये हमने चार्ट कौन सा बनाया था, यहाँ पर लिख लो, ठीक है, या फिर नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पढ़ लो, ठीक है, यहीं पे पढ़ लो, ठीक है। मॉल्टन और एक्वस स्टेट, पहला मैंने लिखा है मॉल्टन और एक्वस स्टेट, और दूसरा है सॉलिड स्टेट, ठीक है। जब आयनिक सॉलिड्स, ये इनकी खासियत होती है तो ध्यान से समझना, जब सॉलिड स्टेट में होते हैं आयनिक सॉलिड्स तब उनके आयंस बंधे हुए होते हैं, ठीक है, फ्री नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करंट रन करते हैं तब उसमें इलेक्ट्रॉन्स रन करते हैं, ठीक है, उसी के द पाथ जो वो फ्लो करता है नंबर इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब आयंस फ्री ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर नॉट लूज, आयंस आर नॉट फ्री, ठीक है, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। और मोल्टन और एक्वस स्टेट में क्या होगा, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, बिकॉज दे आर आयंस जो हैं वो लूज हैं, फ्री हैं, ठीक है, तो वो मोबाइल है, वो मूव कर सकते हैं। तो ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स के पाथ का उसको हम करंट बोलते हैं, और वो जब फ्री होंगे तभी वो मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनका ये दोनों डिफरेंसेस याद रखो कि ये आयनिक सॉलिड्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा थर्ड पे मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। मेटालिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटालिक आयंस होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तुम्हें देखना है तो फिर ये देख लो, ये गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर, कॉपर, जिंक, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें तो मेटल्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देख लिया तुमने। अब मैंने ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या टर्म है, ठीक है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मेटालिक आयंस में क्या क्यों पढ़ते हैं हम लोग। आप देखो इसमें सोडियम जो है उसका हमारा पास वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, 11 होता है। तो उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, ये हो गया 10 और +1 11 हो गया, ठीक है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है, ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये इसी का तो रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं। अब ये वाला जो है, ये वाला जो इतना पोर्शन है इसका, इस वाले एटम का, ठीक है, वो हम लोग क्या बोलेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स, और ये है आउटर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें एक और टर्म आता है, ठीक है, एक और टर्म आता है, यहाँ लिख देते हैं कर्नल, ठीक है, ध्यान रखो कर्नल, ठीक है। कर्नल किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स मैंने मार्क कर दिया तुम्हारे लिए, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो कर्नल हम किसे बोलेंगे, न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, कर्नल बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी तक पढ़ लिया होगा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तब हमेशा आउटर इलेक्ट्रॉन, जो आउटर वाला वो होता है ऑर्बिट, उसके ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स को हमने कर्नल बोल दिया। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3s1, ये सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, और जब बॉन्ड बनाते हैं तब दूसरे भी मॉलिक्यूल का बाहर वाले जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्या बन जाता है, सी बन जाता है एक तरीके का, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, जो कि सिर्फ हमें मेटेलिक आयंस में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। समझ गए होगे, इसे ध्यान से पढ़ना।
और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पीछे करके देख लेना, तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं हो तो कमेंट्स में पूछ लेना अगर नहीं समझ में आए तो, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि बॉन्ड भी बनाते हैं और उसके लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी करता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो फिर टेम्परेचर जब राइज करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर जब राइज करता है मेटेलिक आयंस में, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड्स में, ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ, आयनिक सॉलिड्स नहीं कह रही अभी, मेटेलिक सॉलिड्स कह रही हूँ, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड्स में जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, डिक्रीज, ठीक है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, ठीक है, समझे। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, समझ गए। बल्कि आयनिक सॉलिड्स में ये पीछे बताना था मेरे को, लेकिन फिर बाद में अभी देख लो यहीं पे कंपैरिजन के लिए। टेम्परेचर इंक्रीज जब आयनिक सॉलिड्स में करता है तब कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस फ्री हो जाते हैं जब एक्वस स्टेट में होते हैं और वो जल्दी जल्दी भागते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, कंडक्टेंस इंक्रीज कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से समझो इसे फिजिक्स से रिलेट करके, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हें पढ़ना है। अब लास्ट वाले पे आ गए हम लोग, कोवेलेंट नेटवर्क, ठीक है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। कोवेलेंट तो हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसके 11th में हमने वो बेसिक चैप्टर भी पढ़ा था जो ऑर्गेनिक का, ठीक है, उसमें कार्बन हमारा सबसे बड़ा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, किसी के भी साथ बॉन्ड बना लेता है, हमने देखा था, खुद के भी साथ बना लेता है ना, तो डायमंड क्या है, खुद के साथ वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज तो हमने पढ़ा था, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन अपने साथ ही बना रहा है, ठीक है, उसे कैटावेलेंसी भी कहते हैं, ठीक है, जो अपने साथ ही वो करता है। तो जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, इसकी क्या क्या खासियत है, जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट डज, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट क्या है, एक्सेप्शन है। अब ग्रेफाइट क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? अब आप बोलोगे कि भाई कोवेलेंट नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका आगे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों होता है? क्योंकि बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होते हैं हम। लेकिन ग्रेफाइट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, एक सेकेंड, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, अरे यार ऐसा होता है, थोड़ा सा बना देती हूँ, ठीक है, और ये जो मतलब जैसे लेयर्स बनाता है वो, है ना, उसके बीच में गैप होता है, तो ये ऐसा होता है कुछ, है ना, देखा होगा तुमने बुक्स में, ऐसा होता है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है तुम्हारे से। और फिर ये यहाँ पे ऐसे करके बनाता है, नीचे हेक्सागन दोबारा से बनाता है, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा अजीब बन गया, ठीक है। तो ये जो उसके बीच में गैप होता है ये लेयर्स फॉर्म करता है, लेयर्स फॉर्म करने की वजह से सॉफ्ट भी होता है ये, और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इसीलिए यही एक एक्सेप्शन है कोवेलेंट सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो अब हमने सारे रिवाइज कर लेते हैं एक बारी कि हमने 4 तरीके के सॉलिड्स पढ़े, पहले हमने सॉलिड्स पढ़ा, फिर क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड पढ़ा, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा, आयनिक सॉलिड पढ़ा, मेटालिक सॉलिड पढ़ा और कोवेलेंट सॉलिड पढ़ा, ठीक है। उसके सबके मैंने फीचर्स बता दिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए कि कैसे पहचानोगे, एग्जाम्पल्स बता दिए, ठीक है। और फिर अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क, कॉमेंट्स में बताना मेरे को कि ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं इसके तुम क्या क्या किस टाइप के सॉलिड्स में डिफाइन करोगे, ठीक है, किस टाइप के सॉलिड में डिफाइन करोगे। और ये नॉन पोलर और पोलर में ही बता देना, जैसे बेंजीन है तो ये किस में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है, और नॉन पोलर है जैसे ये, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर देना कि कौन सा आएगा किस में, ठीक है। तो और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, प्रिमिटिव सेल पढ़ेंगे, उसके ब्रेविस लैटिसेस पढ़ेंगे, 14 टाइप के होते हैं, कैसे एंगल से वो डिफर करते हैं, एजिस से डिफरेंस करते हैं, ABC, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, कैसे वो डिफर करते हैं और उससे कैसे आगे सॉलिड्स बनते हैं उससे हम देखेंगे, ठीक है। और वॉइड्स वगैरह के बारे में भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये ध्यान से देखो अभी, ठीक है, यहीं पर ख़त्म करते हैं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूनिवर्स। थैंक यू।